जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सारे साथी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। फटाफट से सारे के सारे शेर मेरे उपस्थित हो जाएं, जल्दी से आ जाएं। कैसे हैं आप सभी लोग। सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार है, स्वागत है आप सभी का। ठीक है, फटाफट से सारे भाई मेरे जल्दी से जुड़ जाएंगे, तत्काल प्रभाव से आ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन पर हम बात कर रहे थे और इलेक्शन कमीशन आप लोग जानते हैं पार्ट नंबर 15 आर्टिकल नंबर आप कहेंगे सर 324 से लेके 329। कल मैंने आपको बैकग्राउंड इसका बता दिया था थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा बैकग्राउंड बता दिया था और आर्टिकल 324 स्टार्ट भी कर दिया था। आर्टिकल 324 में था निर्वाचन आयोग की बातें और 324 का पहला पॉइंट कहता था कि जो भी निर्वाचन है, जो भी चुनाव है, उनका अधीक्षण, उनका निदेशन और उनका नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा जिसका नाम है भारत का निर्वाचन आयोग। एक ही आयोग में निहित होगा और वो है भारत का निर्वाचन आयोग। चाहे चुनाव हो राष्ट्रपति का, चाहे चुनाव हो राज्य विधानमंडल, संसद या उपराष्ट्रपति का। इनकी वोटर लिस्ट, इनकी मतदाता सूची भी यही तैयार करता है। इतनी बात हो गई थी, एक बार से थम्स अप करना 324 के पहले पॉइंट पर। दीपेश त्रिपाठी गुड आफ्टरनून, अनिल विराज हाय हेलो, उमेश साहू जी गुड आफ्टरनून, त्रिपाठी जी जय श्री कृष्णा, राधे राधे, करिश्मा जी, प्रतिभा, साक्षी, सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। एक बार से थम्स अप कीजिएगा। अधीक्षण, नियंत्रण, निदेशन 324 का जो पहला पॉइंट था उस पर हमारी बात हो गई थी। राष्ट्रपति का, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति का, राज्य विधानमंडल और संसद, क्लियर है, यहां तक की बातें हो गई थी। आगे बढ़े। अंकुश भाई राधे राधे नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। ठीक, चलिए नमस्कार। तो चीजों को आगे, जितेंद्र पांडे, उमेश यादव जी, 324 के नेक्स्ट पॉइंट पर चले, क्या कहता है। चलिए 324 एक पर बात हो गई थी तो नेक्स्ट पर चलते हैं। 324 का 2 क्या कहता है मेरे भाई। 324 का 1 मैं आपको कल बता चुका था, उसी के बाद क्लास एंड करी थी। 324 का 2 क्या कहता है, तो 2 ये बात करता है कि आपके जो निर्वाचन आयोग है, सर मेरा एक सवाल था, चुनाव आयोग क्या न्यायपालिका की तरफ स्वतंत्र है। बेटा चुनाव आयोग अर्ध न्यायिक संस्था है। सुनना मनीष कुमार, आपने बात छेड़ी है तो आपको मैं बता देता हूं चुनाव आयोग कैसी है। चुनाव आयोग एक अर्ध न्यायिक संस्था है। ये बात मैं आपको बाद में बताने वाला था लेकिन आपने छेड़ दी। चुनाव आयोग अर्ध न्यायिक क्यों है, क्योंकि मेरे साथियों ये राष्ट्रपति को सलाह देता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है, चुनाव वगैरह रद्द भी कर सकता है, ठीक है ना, किसी भी कैंडिडेट को चुनाव लड़ने से रोक भी सकता है। ठीक, चुनाव जीतने पर चुनाव चीटिंग से हुआ है ये सब डिसीजन ये लेता है, लेकिन सजा नहीं दे सकता। सजा न्यायपालिका दे सकती है, ये सजा नहीं दे सकता, इसलिए सेमी जुडिशियल बॉडी है, अर्ध न्यायिक संस्था है, ये बात आएगी। ठीक है, मुस्कान जी घर में शादी थी, बहुत सारी क्लास बाकी हैं कवर करने का। अच्छा बहुत बढ़िया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो शुरू करते हैं। 324 का 2 क्या कहता है। 324 के 2 में सिंपल सी बात लिखी है मेरे बच्चे कि जो आपका निर्वाचन आयोग है उसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जितने राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। यह बात आप याद रखना। निर्वाचन आयोग में, ठीक है, ये इसी निर्वाचन आयोग की बात कर रहा हूं, भारत का निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त
तथा उतने अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, तथा उतने अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, तथा उतने अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, निर्वाचन आयुक्त होंगे जितने राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, जितने राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, जितने राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। ठीक है भाई, जितने कौन नियुक्त करेंगे? राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। यानी सिंपल सी बात कह रहा है 324 का सेकंड पॉइंट कि भैया जो आपका इलेक्शन कमीशन होगा, जो आपका इलेक्शन कमीशन होगा, इलेक्शन कमीशन, उसमें एक तो होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक होगा चीफ, एक होगा चीफ और बाकी होंगे अदर, बाकी होंगे अदर। और इन सब की जो अपॉइंटमेंट होगी वो कौन करेंगे? वो करेंगे राष्ट्रपति। वो कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। वो कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है ना, राष्ट्रपति करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे, याद रखना। अब बात आती है कि राष्ट्रपति ऐसा कब कर सकेंगे? राष्ट्रपति ऐसा संसद द्वारा बनाई गई, संसद जिस तरीके से भी कानून बनाता है उसके अकॉर्डिंग ही ये काम किया जाएगा। राष्ट्रपति ऐसा, राष्ट्रपति ऐसा, राष्ट्रपति ऐसा कार्य, ऐसा कार्य संसद द्वारा, संसद द्वारा बनाई विधि, संसद द्वारा बनाई विधि, बनाई विधि, विधि का मतलब कानून के अनुसार कर सकेंगे, बनाई विधि के अनुसार, बनाई विधि के अकॉर्डिंग कर सकेंगे। ठीक है मेरे भाई, यानी करेंगे राष्ट्रपति ही, ये बात तय है। लेकिन जो कानून बनाएगी, जो कानून बनाएगी कि किसकी नियुक्ति होनी है, कैसे होनी है, ठीक, वो संसद बनाएगी। वो कौन बनाएगी? वो संसद बनाएगी, याद रखना। गुड आफ्टरनून खुशबू जी। ठीक है, वो संसद बनाएगी कि किसकी नियुक्ति होनी है, कैसे होनी है, लेकिन करेंगे कौन? राष्ट्रपति करेंगे। ये कौन कह रहा है? 324 का सेकंड पॉइंट कह रहा है। बताएं, इतनी बात क्लियर है? चलें 3 पर, चलें 3 पर। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। अब मेरे साथियों यहां पर 324 का 3 क्या कहता है, मैं यही आपको समझाने का प्रयास करता हूं। 324 का 3 सिंपल बात करता है कि अगर मान लो इलेक्शन कमीशन में एक मुख्य है और बाकी अदर है, बाकी अदर हैं, तो अगर अदर शामिल होते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्शन कमीशन में एक ही मेंबर होता है और पास्ट में रहा भी है, इतिहास में रहा भी है, मैं आपको बताऊंगा कब कब एक मेंबर रहा, बताऊंगा। ठीक, लेकिन 324 के 3 ने कहा कि अदर निर्वाचन आयुक्त बनाए जाते हैं, अदर इलेक्शन कमिश्नर अगर बनाए जाते हैं तो जो भी मुखिया होगा वही अध्यक्ष बन जाता है, जो भी मुखिया होगा वही अध्यक्ष बनता है। ये बताया है 324 3 ने। आइए 324 का तीसरा, 324 का थर्ड क्लॉज क्या कह रहा है? 324 का थर्ड क्लॉज कह रहा है जब इस प्रकार अन्य निर्वाचन आयुक्त भी नियुक्त किए जाएंगे, अन्य निर्वाचन आयुक्त, क्योंकि मुखिया तो होगा ही होगा, अन्य भी आपने नियुक्त कर दिए, अन्य निर्वाचन आयुक्त भी नियुक्त किए जाएंगे, नियुक्त किए जाएंगे, नियुक्त किए जाएंगे, नियुक्त किए जाएंगे, तो नियुक्त किए जाएंगे तो तब क्या होगा सर? तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, वो किसके रूप में कार्य करेगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त
मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके रूप में कार्य करेगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। यानी सिंपल भाषा में आपको अगर मैं बोलूं तो भैया जो आपका इलेक्शन कमिश्नर होता है उसमें जितने भी मेंबर हों उनमें से एक मुखिया होगा, एक चीफ होगा, और जो भी चीफ होगा, जो भी आपका चीफ होगा, जो भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, वही क्या बन जाएगा? वही अध्यक्ष कहलाया जाएगा। वही क्या बन जाएगा? वही अध्यक्ष कहलाया जाएगा। वही अध्यक्ष कहलाया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग केवल पंचायत नगर पालिका चुनाव कर। हाँ उमेश साहू जी बहुत बढ़िया, कल बताया भी था। ठीक है, तो ये बात है 324 के 3 में, ये बात लिखी है 324 के 3। 324 का 4 कहता है प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में। प्रादेशिक आयुक्त पहले आपको बता देता हूं फिर समझाऊंगा। प्रादेशिक आयुक्तों की बात करता है। प्रादेशिक आयुक्तों मतलब सर देखिए 324 के 4 में क्या लिखा हुआ है बच्चे? 324 का चौथा पॉइंट कहता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर सलाह किसकी चलेगी? निर्वाचन आयोग की सलाह पर उतने प्रादेशिक आयुक्त नियुक्त करेगा। प्रादेशिक आयुक्त का मतलब होता है रीजनल कमिश्नर, ठीक है ना? रीजनल कमिश्नर उतने प्रादेशिक आयुक्त नियुक्त करेगा जितने किसी कार्य को करने के लिए, किसी चुनाव को कराने के लिए आवश्यक है। किसी चुनाव को कराने के लिए आवश्यक है। किसी चुनाव को कराने के लिए आवश्यक है। यानी कि यहां एक और पोस्ट होती है जिसे हम कहते हैं प्रादेशिक आयुक्त, रीजनल कमिश्नर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये रीजनल कमिश्नर क्या चीज है? बेटा ये टेम्परेरी पोस्ट है, ये अस्थायी पद है, ये अस्थायी पद है, ये टेम्पोरेरी पोस्ट है। टेम्पोरेरी पोस्ट, ये टेम्पोरेरी पोस्ट है, अस्थायी पद है जो किसी काम को करने के लिए बनाई गई है। जब वो काम हो जाएगा तो ये पोस्ट भी खत्म हो जाएगी। जब वो काम हो जाएगा तो ये पोस्ट भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अब मेरी बात सुनना, बनाएंगे कौन? सर राष्ट्रपति बनाएंगे। सलाह किसकी होगी? निर्वाचन आयोग की होगी। निर्वाचन आयोग की कि भैया चुनाव कराने हैं। अब ये चुनाव हो सकता है लोकसभा के चुनाव हो सकता है विधानसभा के चुनाव हो सकता है विधान परिषद के चुनाव हो, ठीक है ना? तो किसी के भी चुनाव होने हैं। मान लो किसी राज्य की विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो विधानसभा के चुनाव होने, अब दूसरे राज्य में भी होने, तीसरे में भी होने, 3 राज्यों के एक साथ होने। अब उनमें इलेक्शन कमिश्नर चाहिए। अब इलेक्शन कमिश्नर कैसे जाए? इलेक्शन कमिश्नर कैसे जाए? तो हमने एक पोस्ट बनाई है प्रादेशिक आयुक्त, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या कराना, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या कराना? चुनाव कराना। अब लोकसभा का चुनाव पूरे भारत में एक साथ होता है भैया, पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में। अब ऐसे इलेक्शन कमिश्नर मान लो 3 लोग यहां बैठे हैं, पूरे भारत का चुनाव कैसे करा लेंगे? तो इनको जरूरत पड़ती है प्रादेशिक आयुक्तों की। और जितने ये कह देंगे, इन्होंने कहा 10 चाहिए, इन्होंने कहा 20 चाहिए, तो राष्ट्रपति 20 को बना देंगे।
20 को। सर बनेंगे कौन? बेटा ये जो आपके आईएएस ऑफिसर होते हैं, डीएम वगैरह, इन्हीं को बना दिया जाता है। अभी एक रामचरण की मूवी भी आई थी, आपने देखा हो, रामचरण जो साउथ का एक्टर है, उसकी एक लेटेस्ट में मूवी भी आई थी, नाम स्लिप हो रहा है उसका, उसमें वो डीएम था और फिर उसी क्षेत्र का प्रादेशिक आयुक्त यानी रीजनल कमिश्नर बन के आता है विधानसभा चुनावों में। विधानसभा चुनावों में तो एक टेम्परेरी पोस्ट होती है, केवल चुनाव जब तक चल रहा है तब आप इस पद पर रहोगे, चुनाव खत्म आपका पद खत्म। क्लियर है? पीठासीन अधिकारी क्या होता है? अरे यार, लोकसभा में अध्यक्ष को कहते हैं पीठासीन अधिकारी, राज्यसभा में सभापति को कहते हैं, विधानसभा में अध्यक्ष को कहते हैं, विधान परिषद में सभापति को कहते हैं। मैं क्या पढ़ा रहा हूं, तेरा दिमाग कहां चलता है भाई? तेरी बुद्धि में भटकाव है क्या? ठीक है, तो ये है 324 का 4। इतनी बातें क्लियर है? डन करें फटाफट से, बोले जल्दी से। क्लियर? अब 324 का एक 5th क्लॉज भी है, 5वां क्लॉज भी है, जो ये बताएगा आपको कि ये जो प्रादेशिक आयुक्त हैं या इस निर्वाचन आयोग के जो परमानेंट मेंबर होते हैं, जिसको आप निर्वाचन आयुक्त कहते हैं, उनकी सेवा शर्तें, उनकी पदावधि कितनी होती है, क्या होती है, उसके लिए पॉइंट है आपके संविधान में आर्टिकल 324 के क्लॉज 5 में। आइए देखने चलते हैं क्या लिखा है। और यहां मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मिलेगा आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट। 324 का क्लॉज 5, 324 का क्लॉज 5 कहता है कि मेरे साथियों, निर्वाचन आयुक्त चाहे मुखिया हो चाहे अन्य वाले हो, निर्वाचन आयुक्त, मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूं नहीं तो आपको दिक्कत होती है, निर्वाचन आयुक्त ब्रैकेट में लिख लो मुख्य और साथ में अन्य, दोनों की बात कर रहा हूं, तथा प्रादेशिक आयुक्त जो अभी अभी आपने चुनाव के लिए बनवा लिए हैं टेम्परेरी, तथा प्रादेशिक आयुक्त की सेवा शर्तें। ठीक है ना? निर्वाचन आयुक्त की बात हो रही है और साथ में प्रादेशिक आयुक्त की सेवा शर्तें कि सर्विस की कंडीशन क्या होगी, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ठीक है ना? सेवा शर्तें और पदावधि कि अगर यहां मेंबर बन गए तो कितने समय तक बैठे रहेंगे, और पदावधि के लिए नियम मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको। जो लोग ऊपर से पॉलिटी पढ़े होंगे उन्होंने रट रखा होगा एक पॉइंट जो अभी मैं दर्शाऊंगा। ठीक है? के लिए नियम राष्ट्रपति बनाते हैं, राष्ट्रपति बनाते हैं। और आपको पता है राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कुछ काम नहीं करते, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पे काम करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है सेंटर का, उसकी सलाह पे काम करते हैं, उसकी एडवाइस पे काम करते हैं। तो संविधान ने क्लियर बोल रखा है। सैलरी अलाउंसेस भी भैया ये लेटेस्ट में गूगल पे आप चेक कर लेना, ये बदलते रहते हैं। वर्तमान में कितने चल रहे हैं खुशबू जी मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि ये करंट का टॉपिक है। आप नेट पे गूगल कर लेना कि भाई निर्वाचन आयुक्तों की सैलरी कितनी होती है। इनकी जो वैसे सैलरी दी जाती है वो आपकी सुप्रीम कोर्ट के क्या कहते हैं, जज के समान होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। और सुप्रीम कोर्ट के जजों की कितनी सैलरी होती है? 2.5 लाख। कितनी सैलरी होती है? 2.5 लाख होती है। ठीक है ना? सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य जज होता है उसकी होती है 2,80,000। तो मुख्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी अन्य जज होते हैं उनकी 2.5 लाख सैलरी होती है, इनकी भी वही है। ठीक, अब मेरी बात सुने, मैंने क्या कहा आपसे कि मेरे साथियों निर्वाचन आयुक्त हो या प्रादेशिक आयुक्त हो, दोनों की सेवा शर्तें, दोनों की क्या सेवा शर्तें, सर्विस कंडीशन और पदावधि, इनके लिए नियम कौन बनाएंगे? राष्ट्रपति बनाएंगे, याद रखना। अब एक पॉइंट जो आपने रट रखा है, एक पॉइंट जो आपने रट्टाफिकेशन मारा है, एक पॉइंट जो आपने रट्टाफिकेशन मारा है, क्या मारा है कि निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, चाहे वो मुख्य वाला हो, चाहे वो अन्य वाले हो, चाहे वो चीफ हो,
चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चाहे वो अदर इलेक्शन कमिश्नर हो, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं इनकी जो पदावधि होती है, आपने रट्टाफिकेशन मारा है, पदावधि कितनी होती है, पदावधि ब्रैकेट में लिख लेना, वर्तमान में, वर्तमान में, वर्तमान में, वर्तमान में कितनी होती है, 6 साल। सेम उसी तरह से है जैसे मैंने आपको पढ़ाया था किसमें, यूपीएससी में, ठीक है ना, 6 साल या 65 वर्ष की उम्र तक, 65 वर्ष की आयु तक, ब्रैकेट में लिख लेना, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। अगर कोई व्यक्ति 56 साल में इलेक्शन कमिश्नर बन गया तो पूरे 6 साल रह पाएगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति 62 साल की उम्र में बना है तो वो 6 साल नहीं रह सकता, क्योंकि वो 3 साल बाद ही रिटायर हो जाएगा, उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 65 साल। अब मेरे साथियों, ये जो पॉइंट मैंने आपके लिए मेंशन किया है, ये जो पॉइंट मैंने आपके लिए मेंशन किया है, इसकी खास बात यह है कि ये पॉइंट आपका संविधान में नहीं है, ये पॉइंट आपका किसमें वर्णित नहीं है, संविधान में वर्णित नहीं है, याद रखना, संविधान में वर्णित नहीं। आपसे क्वेश्चन बेहतरीन पूछेगा, आपसे क्वेश्चन बेहतरीन पूछेगा तो ये पूछेगा कि संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग में सदस्यों का पदावधि कितनी होती है, तो एक ऑप्शन होगा कोई निश्चित नहीं, या संविधान में नहीं लिखा, तो बिल्कुल नहीं लिखा, बिल्कुल नहीं लिखा। लेकिन संविधान लिखा नहीं आता है, आपसे क्वेश्चन आता है निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, इलेक्शन कमिश्नर्स का टेन्योर कितना होता है, पदावधि कितनी होती है, तो भैया वर्तमान में कितनी है, 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए, जो भी पहले हो जाए। ये वर्तमान में है, ये प्रेजेंट में है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा है कि भैया ये किस पर डिपेंड है, ये प्रेसिडेंट पर डिपेंड है, ये बनाते हैं। अगर कल को ये बदल दी तो संविधान में बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संविधान में तो ये लिखी ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखी ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने तो साफ बोला है कि राष्ट्रपति जितनी कह दें, कल को राष्ट्रपति कह दें कि भैया 10 साल की उम्र तक रहेंगे, उम्र नहीं सॉरी 10 साल तक रहेंगे, 10 साल तक, तो 10 साल हो जाएगी। राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मृत्यु पर्यंत तक रहेंगे, मृत्यु जब तक मर नहीं जाते तब तक यही रहेंगे, तो बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि संविधान ने क्लियर लिखा है कौन बनाएंगे नियम, कौन बनाएंगे नियम, ठीक है, कौन बनाएंगे नियम, राष्ट्रपति। मोहम्मद सामी जी बोलिए, कुमार सर से क्या कहना है, मैं पहुंचा दूंगा, क्या बात कहनी है कुमार सर से, बोलिए। हाँ सुन लिया मोहम्मद सामी जी, यू प्लीज सर मेरी हेल्प, बोल तो रहा हूं, बोलो क्या कहना है, बात पहुंचा दी जाएगी आपकी, ठीक है ना, क्योंकि हम हर एक व्यक्ति की बात को पहुंचा देते हैं, बाकी डिसीजन लेना सर का काम होता है। बोलिए बोलिए, तो समझ में आया, समझ में आया मैंने क्या कहा। अगर आपसे क्वेश्चन आता है निर्वाचन आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर्स का टेन्योर कितना है, पदावधि कितनी है, तो वर्तमान में कितनी है, 6 साल या 65 साल की उम्र तक, लेकिन संविधान के अनुसार निश्चित नहीं है भैया, वो राष्ट्रपति पर छोड़ा है। संविधान ने इसमें कुछ कहा ही नहीं है, संविधान में ये चीज लिखी नहीं है, संविधान ने तो बोल रखा है राष्ट्रपति जितनी कहते हैं उतनी है, और राष्ट्रपति अपने मुंह से कुछ नहीं कहता, वो मंत्री परिषद के कहने पे काम करता है, यानी वही करवा रही है पीछे से बैकग्राउंड में। बोलिए मोहम्मद सामी जी, बोलिए बोलिए बोलिए, कितनी बार बोलूं, बोलिए, क्लास खराब मत करिए मेरी, कृपया करके रिक्वेस्ट है, ठीक है। ये 324 का 5 क्लियर हुआ, बोले 324 का 5 क्लियर हुआ। अब इसी में 1-2 पॉइंट में आपको और बताना चाहता हूं, इसी में 1-2 पॉइंट में आपको और बताना चाहता हूं कि अगर इनको पोस्ट से हटाना है तो ये पद से हटाए कैसे जाएंगे। अगर इनको पोस्ट से हटाना है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है या अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं या प्रादेशिक आयुक्त हैं, इनको पोस्ट से हटाना है तो कैसे हटाएंगे, कौन हटाएंगे, तो देखिए इसी में 324 के 5 में ये बात मेंशन है, पद से हटाना, पद से हटाना, पद से हटाना, बोले तो रिमूवल ऑफ पोस्ट,
रिमूवल ऑफ पोस्ट, रिमूवल ऑफ पोस्ट, रिमूवल ऑफ पोस्ट पद से हटाना, पद से हटाना। अगर पद से हटाने की बात करें तो सबसे पहले मैं बताता हूं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अगर बात करें तो मेरे बाबू लोगों, इसे आपको पद से हटाना है। ये ठीक से काम नहीं कर रहा, या फिर इसमें वो वाली बात नहीं है जो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त में होनी चाहिए। ठीक है सर, जो टेम्परेरी होती है उनकी कोई सैलरी ना बच्चे, उनको एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह दे दिए जाते हैं, वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। वो सब चीज पद की शर्त मैंने कहा ना राष्ट्रपति पे निर्भर है, और राष्ट्रपति पे निर्भर है बैकग्राउंड से कौन कराएगी, मंत्रिपरिषद, वही करवाएगी, वही करवाएगी। ठीक है जी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें मेरे बच्चे, तो इसे पद से कैसे हटाया जाता है, तो याद रखना सेम एज इसकी जो प्रोसेस है, इसकी जो प्रक्रिया है, प्रोसेस लिखो प्रक्रिया। अगर आपको इसे पोस्ट से हटाना है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है कि ठीक से काम नहीं कर रहा है, बन तो गया है लेकिन इसमें वो वाली बात है नहीं जो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त में होनी चाहिए। ठीक, या किसी भी गलत काम में लिप्त पाया गया, कोई इससे अपराध हो गया, क्राइम हो गया, तो कैसे हटेगा। प्रोसेस है सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज, सेम एज सुप्रीम कोर्ट जजेस, सेम एज सुप्रीम कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजों के समान, सुप्रीम कोर्ट के जजों के समान। अब बहुत बच्चे ऐसे होंगे, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये नहीं भी पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को कौन हटाती है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को कौन हटाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को कोई एक व्यक्ति नहीं हटा सकता, सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाती है संसद, पूरी पार्लियामेंट। कौन हटाती है, संसद हटाती है। लोकसभा में बिल पास होगा, राज्यसभा में बिल पास होगा, राष्ट्रपति के साइन होंगे, तब जाके सुप्रीम कोर्ट का जज हटेगा। और सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, हाई कोर्ट के जजों को भी कौन हटाती है, संसद हटाती है। ठीक है, हाई कोर्ट के बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि सुप्रीम कोर्ट के को संसद हटा रही है तो हाई कोर्ट वालों को राज्य विधानमंडल हटाता होगा। ना भाई ना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों के जजों को संसद ही हटाती है, याद रखना। और जब मैं यहां लिख रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के समान, मतलब कौन हटाएगी, कौन हटाएगी सर, पार्लियामेंट हटाएगी, संसद हटाएगी। कौन हटाएगी, पार्लियामेंट। दोनों हाउस से बिल पास कराना पड़ेगा, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे, तब जाकर के आप निर्वाचन आयुक्त को हटा पाएंगे, मुख्य वाले को, मुख्य वाले को। किसको हटा पाएंगे, मुख्य वाले को। ये तो मुखिया की बात हुई सर, लेकिन हमें मुखिया नहीं हटाना है, हमें हटाने हैं सर अन्य वाले। तो आपको अन्य वाले हटाने हैं या आपको प्रादेशिक वाले हटाने हैं। मान लो कहीं पे चुनाव हो रहे थे, आपने किसी डीएम को प्रादेशिक आयुक्त बना दिया, कह दिया कि भैया यूपी में चुनाव है और आपको हम प्रादेशिक आयुक्त बनाते हैं, लेकिन वो ढंग से काम नहीं कर रहा, भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, दूसरी पार्टी से पैसे वैसे ले रहा था। अब उसे कौन हटाएगा, अब उसे कौन हटाएगा। देखिए, तो चाहे अन्य वाले हों चाहे प्रादेशिक वाले हों, अन्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त, इनको पद से हटाना है, या प्रादेशिक आयुक्त, या प्रादेशिक आयुक्त, रीजनल कमिश्नर, इनको पोस्ट से हटाना है। ठीक है भाई, अदर इलेक्शन कमिश्नर और आपका रीजनल इलेक्शन कमिश्नर, इनको आप अगर पोस्ट से हटाना चाहते हैं तो कौन हटाएगा, लिख लेना। ये काम कौन कर सकते हैं, बाई लगा करके प्रेसिडेंट। कौन करेंगे, प्रेसिडेंट। सर इनके लिए संसद में बिल नहीं लाना है, नहीं भाई, इनके लिए बिल फिल की कोई आवश्यकता नहीं है। इनको कौन हटाते हैं, प्रेसिडेंट। लेकिन याद रखना किसकी सलाह पर, किसकी सलाह पर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि ये व्यक्ति ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, किसी क्राइम में इन्वॉल्व हैं, अपराध में शामिल हैं, ठीक है, तो राष्ट्रपति इनको हटा देंगे, राष्ट्रपति इनको हटा देंगे। इनके लिए संसद में कोई बिल लाने की जरूरत नहीं है, कोई बिल लाने की जरूरत नहीं है। किसकी सलाह पे हट जाएंगे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पे, ठीक है। मोहम्मद सामी जी, अभी तक आपका मैसेज ये नहीं आया कि क्या दिक्कत है, ठीक है, बोलिए। रंजीत भाई गुड आफ्टरनून, दीपा मौर्य गुड आफ्टरनून, ठीक, क्लियर है इतनी बात? इतनी बात क्लियर है? अब मेरे बच्चे आप ये समझ गए होंगे, यानी कि सर मुख्य निर्वाचन आयुक्त में तो बहुत पावर है, सर चीफ इलेक्शन कमिश्नर में तो बहुत पावर है। जी हाँ मेरे बच्चे, उसे हटाने के लिए पूरी संसद को बिल पास करना पड़ेगा, पूरी संसद को बिल पास करना पड़ेगा। तो यहां पर एक खास पॉइंट लिख लेना डबल स्टार लगा करके, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, याद रखना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए बात कर रहा हूं मैं केवल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, क्योंकि मुखिया यही है भैया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसकी सेवा शर्तों में, इसकी सेवा शर्तों में, इसकी सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन, अलाभकारी परिवर्तन, अलाभकारी, आ लगा देना, अलाभकारी, अलाभकारी का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिटेबल चेंज, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। सर मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है? तो मतलब हर बात का समझाता हूं मैं आपको। नॉन प्रॉफिटेबल चेंज, अलाभकारी परिवर्तन का मतलब है, मान लो कि आपने इसको 4 नौकर दिए थे या 10 नौकर दिए थे, तो आपने इसको 5 गाड़ी दी थी, 5 गाड़ी। अब कह रहे हो, आपने कहा, मान लो इससे केंद्र सरकार ने कहा, यूपी राज्य में चुनाव हो रहा है, हमारी पार्टी जितवा देना, हमारी पार्टी जितवा देना। नहीं जितवाई तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, 5 गाड़ी है ना, 3 गाड़ी जब्त कर लेंगे, 2 गाड़ी मिलेंगी बस। 10 नौकर दिए ना आपको, 10 नौकर नहीं, 3 नौकर रह जाएंगे बस, 3 नौकर। तो आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते, आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। जो सेवाएं, जो सेवा शर्तें इसकी पहले थी, जो फैसिलिटी इसको पहले मिल रही थी, वही सेम फैसिलिटी मिलती रहेंगी। बढ़ा सकते हो, बढ़ा सकते हो। आपने कहा कि 4 नौकर थे, आज से आपके लिए 10 नौकर, आपके पास 2 गाड़ी अलॉट थी, आपके लिए अब से 4 गाड़ी। बढ़ा सकते हो, लाभकारी कर सकते हो, प्रॉफिटेबल कर सकते हो, लेकिन नॉन प्रॉफिटेबल नहीं कर सकते, याद रखना। क्या नहीं कर सकते? नॉन प्रॉफिटेबल चेंज आप नहीं कर सकते, नॉन प्रॉफिटेबल चेंज आप नहीं कर सकते। बोले यहां तक की बात क्लियर? यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है? अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहता हूं, इसके मेंबर्स को लेकर के, ठीक है ना, क्योंकि मैंने कहा था कभी कभी इसमें इतिहास में एक ही सदस्य भी रहा है। चले भाई, चलिए अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन की स्थापना वगैरह कब हुई, फिर हम आगे चीजों को आगे बढ़ाएंगे। इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। इस निर्वाचन आयोग की स्थापना कब से हुई? तो बाबू जिस दिन आपने संविधान लागू किया, संविधान को किसने बनाया है? सर संविधान सभा ने बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने बनाया है सर। तो मेरे बच्चे, संविधान सभा ने संविधान को बना करके किस दिन लागू किया? 26 जनवरी 1950 को। उससे ठीक एक दिन पहले, उससे ठीक एक दिन पहले निर्वाचन आयोग बना दिया गया था। इसकी स्थापना जो हुई है वो हुई है 25 जनवरी, 25 जनवरी, 25 ऑफ जनवरी
1950, 25 जनवरी 1950 कब हुई है? 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई है। और मेरे बाबू लोगों, तब ये आयोग कैसा सदस्य था? एक सदस्यीय आयोग के रूप में। एक सदस्यीय आयोग, एक सदस्यीय आयोग, यानी कि इसमें केवल और केवल चीफ होता था, कोई अदर नहीं था। केवल और केवल क्या होता था? चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था, कोई अन्य नहीं होता था, कोई अन्य नहीं होता था। एक ही सदस्य वाला आयोग बनाया गया, ये एक ही सदस्य वाला। लेकिन इसमें फिर हुआ बदलाव। बदलाव होता है 16 अक्टूबर 1989 को। 16 अक्टूबर 1989, 16 अक्टूबर 1989, यानी तब तक ये आयोग कितने सदस्य वाला बना रहा? सर तीन सदस्य, वो सॉरी एक सदस्य वाला बना रहा। 25 जनवरी 1950 से लेकर 16 अक्टूबर 1989 तक ये आयोग एक सदस्य वाला बना रहा। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को इसमें कितने सदस्य हो गए? तीन सदस्य हो गए। कितने मेंबर हो गए? तीन मेंबर हो गए। कितने मेंबर हो गए? तीन मेंबर हो गए। ठीक है, तीन मेंबर हो गए। और तीन मेंबर में कौन कौन शामिल था? कौन कौन? एक था मेरे भाई मुख्य, एक था मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और दो कौन हो गए? दो हो गए अन्य निर्वाचन आयुक्त, दो हो गए अन्य निर्वाचन आयुक्त, दो हो गए अन्य निर्वाचन आयुक्त। एक मुख्य, दो अन्य। ठीक, अब आप कहोगे सर वर्तमान में क्या है? अरे इतनी जल्दी क्या है, वर्तमान से पहले एक बार और बदलाव हुआ है, एक बार और बदलाव हुआ 1989 के बाद में। अच्छा, ये संख्या क्यों बढ़ाई गई थी? ये संख्या क्यों बढ़ी थी, और बता देता हूं बेटा। 1989 में देश में एक बड़ा बदलाव हुआ। आप हम लोग कौन है? इस देश के नागरिक, तो हमें वोट देने का अधिकार है। हम हैं वोटर्स, हमें वोट देने का अधिकार है। और आपको पता होना चाहिए कि वोट देने की मिनिमम एज कितनी होती है? सर 18 साल। लेकिन शुरुआत में नहीं थी। संविधान के अंदर वोट देने की मिनिमम एज 21 साल हुआ करती थी, जिसे बाद में घटाकर 18 किया गया था 1989 में। तो जब 18 साल किया गया तो नए नए वोटर आ गए, जिसकी वजह से वर्कलोड बढ़ गया, काम बढ़ गया, क्योंकि मतदाता सूची वगैरह तैयार करना इसी का काम है। अब वर्कलोड बढ़ गया तो मेंबर बढ़ाने पड़ गए। तो याद रखना क्यों बढ़ी थी, क्यों बढ़ी थी मेरे भाई? संख्या, सदस्य संख्या लिखो, सदस्य संख्या बढ़ाई गई, बढ़ाई गई, बढ़ाई गई, क्योंकि वोट देने की मिनिमम एज, क्योंकि वोट देने की मिनिमम एज को, वोट देने की मिनिमम एज को, न्यूनतम आयु को, मिनिमम एज को 21 से घटाकर, 21 वर्ष से घटाकर कितना किया गया था? 21 वर्ष से घटाकर 18 किया गया था। 18 वर्ष किया गया था। और जो लोग पहले पॉलिटी पढ़े होंगे उन्होंने पढ़ा होगा कि संविधान में पहले 21 साल थी, बाद में 18 हुई। कौन सा? संविधान संशोधन। क्योंकि संविधान में कुछ बदलोगे तो संविधान संशोधन तो होगा। कौन सा संविधान संशोधन? सर 61वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989। आर्टिकल 326 में ये बदलाव हुआ था, 21 से घटा के 18 की गई थी। तो वर्कलोड बढ़ा तो मेंबर बढ़ाने पड़े। लेकिन इसके बाद वापस जब सारी चीजें नॉर्मल हो गई तो फिर से आयोग को एक सदस्य वाला बना दिया। और एक सदस्य वाला कब से बना दिया? 1990 में क्या हुआ कि आयोग को फिर से एक सदस्य वाला बना दिया। आयोग को फिर से एक सदस्य, यानी कि अदर वाले हटा दिए, फिर से एक सदस्यीय बना दिया गया। एक सदस्यीय बना दिया गया।
बना दिया गया, आयोग को वापस एक सदस्य बना दिया। लेकिन इसमें वापस बदलाव होता है, वापस बदलाव होता है 1993 में, 1993 अक्टूबर 1993, ठीक है, अक्टूबर 1993। और वापस से कितने सदस्य कर दिए? अक्टूबर 1993 आयोग में 3 सदस्य कर, 3 सदस्य कर दिए गए। वापस कितने सदस्य कर दिए? 3। शुरुआत में 1 था, फिर 3 किए, फिर वापस 1 किया, फिर 3 किए, ठीक है। 1950 में 1 था, 1989 में 3 किए, 1990 में वापस 1 और 1993 में वापस 3 कर दिए, जो वर्तमान तक लागू है, जो वर्तमान तक लागू है। यानी वर्तमान में भी आपसे पूछे कि भैया इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं, तो आप कहेंगे 3। एक है मुख्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 हैं आपके अदर अन्य इलेक्शन कमिश्नर निर्वाचन आयोग। ये वर्तमान तक लागू है, ये वर्तमान तक लागू है। और एक खास पॉइंट बताऊं आपको, जिस दिन ये निर्वाचन आयोग बना था, जिस दिन ये निर्वाचन आयोग बना था, यानी कि 25 जनवरी 1950 का दिन, ठीक है, इस 25 जनवरी को 2011 से शुरुआत हुई है इसकी, 2011 से इसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। नेशनल वोटर्स डे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है भैया। जो 25 जनवरी का दिन है, इसी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखना। कब से? 2011 से। कब से? 2011 से, ठीक है भाई, 2011 से। इतनी बातें क्लियर है? क्लियर है। अब बात आती है कि सर चुनाव आयोग में ये जो मेंबर होते हैं, इनकी जो सैलरी वगैरह होती है, वेतन होता है, सेवा शर्तें होती हैं, शक्तियां होती हैं, ठीक है, या परिलब्धियां होती हैं, वो किसके समान होती हैं? ठीक, वो किसके समान होती हैं? अब देखिए, चलिए एक खास पॉइंट आपके लिए लिखता हूं, इसे डबल स्टार लगा के लिख लेना। क्योंकि कईयों के दिमाग में ये आती है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त है तो इसकी सैलरी ज्यादा होगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तो इसकी सैलरी ज्यादा होगी बाकियों से। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अन्य निर्वाचन आयुक्त, अदर इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि दिमाग में ऐसा चलता है जैसे मुख्य है तो इसकी ज्यादा होगी, अन्य है तो इनकी कम होगी। तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सेवाएं, जो सर्विसेज मुख्य वाले को मिलेंगी वो आपको भी मिलेंगी, जो शक्तियां मुख्य वाले की है वो आपकी भी है, जो सैलरी मुख्य वाले की है वो आपकी भी है, जो सैलरी, जो आपके अलाउंसेस, वेतन के अलावा जो एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं, जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलती है, अलाउंसेस, भत्ते, परिलब्धियां, वो आपकी मुख्य निर्वाचन आयुक्त जैसी ही होंगी, जैसी ही होंगी। बोलिए उमेश साहू जी, आपकी क्या बात पहुंचानी है? आपकी क्या बात पहुंचानी है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं, इनकी सेवा शर्तें, वेतन, शक्तियां, इनकी सेवा शर्तें, सर्विस कंडीशन, आप ऐसा ना समझें कि मुख्य की ज्यादा होंगी, उसको ज्यादा पावर मिलेंगी, उसकी ज्यादा सर्विस फैसिलिटी अच्छी होंगी, उसकी सैलरी अच्छी होगी। नहीं, सेवा शर्तें, वेतन, शक्तियां,
वेतन के अलावा परिलब्धियां, परिलब्धि ना समझ में आए तो भत्ते लिख लेना, भत्ते, भत्ते यानी कि अलाउंसेस, सैलरी से जो चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं वो होते हैं भत्ते यानी कि अलाउंसेस, ठीक है। कौमा, शक्तियां, शक्तियां समान होती हैं, शक्तियां क्या होती हैं, समान होती हैं, समान होती हैं, क्या होती हैं, समान होती हैं। और इनकी जो सैलरी वगैरह है, यूपीएससी में विकलांगों को कितना आरक्षण मिलता है ये तो कुमार सर से पूछ लेना भैया, ठीक। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है यूपीएससी में विकलांगों को कितना आरक्षण मिलता है, ये कुमार सर आपके जब भी यूट्यूब वगैरह पे आए कोई वीडियो डालें तो उस पर कमेंट कर देना, आपको आंसर जरूर देंगे सर। वेतन की बात करें, अरे रबड़ आ गई है तो वेतन की खास बात आपको बताऊं तो दोनों का वेतन सुप्रीम कोर्ट के जजों के समान होता है, ये भी बात याद रखना। जो वेतन है वो किसके समान होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। जो सैलरी है वो किसके जैसी होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसी होती है, याद रखना। और सुप्रीम कोर्ट के जजों को कितनी सैलरी मिलती है, 2.5 लाख रुपए। मैं मुख्य जज की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मुख्य जज होता तो मैं यहां लिख देता कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज के समान ना, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, यानी कि जो बाकी के सारे हैं। 2.5 लाख रुपए होती है, मुखिया की होती है, सुप्रीम कोर्ट के मुखिया की 2,80,000, उसकी बात नहीं कर रहे, अन्य वालों की, ठीक है ना। तो अन्य वाले जज हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, इनकी सैलरी है और दोनों की बराबर रहती है। ऐसा ना समझे कि मुख्य की ज्यादा बाकियों की कम। अब यहां पर जो फैसला वगैरह होता है, जो भी निर्वाचन आयुक्त में फैसला होता है वो किस तरीके से होता है। मान लो कोई चुनाव वगैरह कराने हैं, चुनाव कराने हैं, कब कराने हैं, कैसे कराने हैं, या फिर किसी कैंडिडेट का इलेक्शन रद्द करना है, जो भी करना है, तो वो किस तरीके से होता है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। और इसमें भी बातें बाकी हैं, त्याग पत्र वगैरह, इनके काम वगैरह, ठीक। ये काम वगैरह की बातें आगे की मैं कल ही करूंगा, आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय हो गया, मेरी अगली भी क्लास है, ठीक है साथियों, क्लियर। तो मेरे बाबू लोगों, साथ ही साथ रिवीजन में चीजों को रखना, चीजें बहुत बेहतर तरीके से चल रही हैं और उम्मीद करता हूं कि बेहतर तरीके से आपको समझ में भी आ रही होंगी, ठीक है ना, समझ में भी आ रही होंगी। और इसी बेहतरीन तरीके से हम आगे भी चीजों को करते रहेंगे। उम्मीद यही है कि आप कर रहे होगे। क्वेश्चन पेपर में दिलाने की मेरी गारंटी है, 24 में से 24 अगर कोई भी पेपर हो, जैसे बेसिक अभी आ रहा है यूपीएसआई, तो 24 में से 24 आप ठोक के आओगे, संविधान मूल विधि के, ये मेरा वादा है। बाकी आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे, ये आप खुद से पूछो, ठीक है। बाकी मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।